अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस को स्टूडेंट हम कहते हैं या कह सकते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ओके, अब ब्रेन ऑफ सेल हम क्यों कहेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सेल की लाइफ और सेल की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये सेल का ब्रेन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन ब्रेन है, ओके, वो हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी का कनेक्शन ब्रेन से कट जाता है किसी भी वजह से, तो ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा, हमारी बॉडी को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ओके, इसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियस का भी सेल के अंदर यही काम है कि वो सेल की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर राइबोसोम बनने चाहिए या सेल के अंदर आरएनए की ज़रूरत है, और सेल के अंदर कौन सी रेस्पिरेशन की ज़रूरत है या मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है, एटीपी की कितनी नीड है सेल को। तो जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं उन तमाम को कंट्रोल करने की जो ऑर्गेनेली है स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारे पास? वो है न्यूक्लियस। ओके, अब हम न्यूक्लियस को अगर देखें स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, तो डिस्कवरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो किसने डिस्कवर किया था? क्योंकि हमने ये फर्स्ट जब चैप्टर नंबर 4 को हमने स्टार्ट किया था तो उसके वहाँ पे भी हमने देखा था कि इसको रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, होप्स आप लोगों को याद होगा कि इसकी डिस्कवरी जो है वो किस तरह से हुई थी और किसने इसको डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल में, अब यहाँ पे जो मैंने सेल ड्रा किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये सेल है। ओके, और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। बाकी ऑर्गेनेल्स ड्रा नहीं किया, ओनली न्यूक्लियस को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम न्यूक्लियस पे फोकस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैंने सेल ड्रा किया है ये है एक एनिमल सेल। ओके, अब मैंने इसको एनिमल सेल क्यों लिखा है अब मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट वो इस सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। ओके, अगर ये प्लांट सेल होता तो न्यूक्लियस यहाँ पे होता, ठीक है, पेरीफ्री की तरफ। ओके, क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में आप सब जानते हैं कि एक लार्ज जो है वो वैक्यूल होता है, जिस वजह से उसने न्यूक्लियस को पुश किया होता है पेरिफेरी टू द मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे सेंटर पे है न्यूक्लियस, तो इस वजह से ये कौन सा सेल बन गया? ये हो गया जी एनिमल सेल। ओके, अब आपको डिफरेंस नज़र आ गया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है। एक दफ़ा फिर सुन लें, एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है और प्लांट सेल के अंदर पेरीफ्री की तरफ यहाँ पे न्यूक्लियस होगा अगर ये प्लांट सेल होता तो। ओके, क्योंकि वहाँ पे लार्ज न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है, इस वजह से हम कहते हैं कि प्लांट सेल के अंदर पेरीफ्री की तरफ न्यूक्लियस होता है। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनिज्म की नंबर ऑफ न्यूक्लियस के लिहाज से। ओके, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये किसी ऑर्गेनिज्म का सेल है तो इसमें मैं कहूँगी कि सिंगल न्यूक्लियस। अब ये नहीं मैं कह रही कि पूरे ऑर्गेनिज्म में सिंगल न्यूक्लियस होगा, नहीं, सेल में। ओके, ऑर्गेनिज्म का जो सेल है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल है तो ह्यूमन के सेल में न्यूक्लियस। ओके, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मतलब सेल के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस होता है, कुछ में मोनोन्यूक्लियस। ओके, अब फॉर एग्जांपल ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोनो न्यूक्लिएट। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या कहते हैं? यानी यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, इसका मीन है 1 न्यूक्लियस। ओके, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं उसको डाई न्यूक्लिएट। ओके, डाई न्यूक्लिएट जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे। अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, मोर देन 2, या हम कह सकते हैं मिलियंस ऑफ न्यूक्लियस, 100 ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मल्टी न्यूक्लिएट। होप सो ये आपने अपनी पिछली क्लासेस में इसको देखा होगा, पढ़ा होगा आपने। ओके, जिसमें मैनी न्यूक्लियस होते हैं, या हम कह सकते हैं थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियस पर सेल जो है वो मौजूद होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि उन्हें हम बाई न्यूक्लिएट या मोनोन्यूक्लिएट जो है वो कहते हैं। ओके, अब स्टूडेंट ये चीज़ हमने देख ली। अब हम ये यहाँ पे देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो हमें विजिबल कब होता है। ओके, विजिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कब होती है, यानी कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कब हमें नज़र आता है। ओके,
अब हम कहेंगे सेल के अंदर जो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस होता है वो हमें जो है वो नज़र आता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है। ओके, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिफोर सेल डिवीजन। ओके, यानी कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता उस टाइम पे जो न्यूक्लियस है वो हमें विजिबल नज़र आता है। ओके, और जब सेल डिवाइड करता है तब न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, डिसअपेयर कैसे होता है उस पर भी हम अभी बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपने विजिबिलिटी को भी नोट कर लिया। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियस के पार्ट्स की तरफ। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। ओके, स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे स्टूडेंट। अब स्ट्रक्चर आप लोग देखें तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जितना भी हमारा लेक्चर चलेगा इस डायग्राम पे ही जो है वो चलेगा। आपके इंशाल्लाह न्यूक्लियस के और क्रोमोसोम्स के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप फोकस करेंगे डायग्राम पे। तो अगर हम डायग्राम को देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये आपको साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ओके, और न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जैसे कि हमने प्रीवियस ऑर्गेनेलीज को पढ़ा। ओके, तो यहाँ पे भी इसकी एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। ओके, और ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती क्या है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है न्यूक्लियस, सिंगल मतलब आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, सो इन मेम्ब्रेन के दरमियान में स्टूडेंट्स बहुत सारे पोर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ओके, अब ये पोर्स जो हैं ये भी पर सेल वेरी करते हैं। कुछ सेल में 3 से 4 पोर्स भी होते हैं, कुछ सेल में थाउजेंड्स होते हैं, कुछ सेल में 30,000 भी होते हैं, उससे अबव भी होते हैं। तो जो न्यूक्लियर पोर है स्टूडेंट्स ये भी सेल टू सेल वेरी करते हैं, या हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, स्पेस को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर कहेंगे। अब यहाँ पे मैं न्यूक्लियर पोर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करती जाऊँगी, इसका फंक्शन क्या होता है साथ साथ कि जो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, ओके, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम्स है उसके अंदर। ओके, तो जो भी मटेरियल उसके अंदर होता है वो एक्सचेंज होता है जब साइटोप्लाज्म से, तो वो ड्यू टू पोर्स होता है। और जब अब देखिए मैंने इसे कहा है ब्रेन ऑफ द सेल, जब ये ब्रेन ऑफ सेल है तो इसने पूरे सेल पे नज़र रखनी है, पूरे सेल पे इसने कंट्रोल रखना है, तो वो अपने पोर्स के ज़रिए से सेल के साथ कनेक्शन करेगा। ओके, तो कनेक्ट रहेगा पोर्स के ज़रिए से, और जो भी मटेरियल एक्सचेंज करना होगा साइटोप्लाज्म से या न्यूक्लियोप्लाज्म से तो वो एक्सचेंज इजीली कर जाएगा। ओके, सो अब न्यूक्लियर पोर हो गया आपका। अब इसके बाद क्या आता है, इसके सेंटर में ये जो जगह है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म को। इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म का जो फ्लूइड होता है स्टूडेंट उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी न्यूक्लियस का जो फ्लूइड होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर के थ्रेड्स से नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन मटेरियल। ओके, अब क्रोमाटिन मटेरियल क्या है, ये जब भी हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं ड्यू टू डाई, तो ये डार्क स्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें नज़र आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन मटेरियल, या फिर इसको कहेंगे हम क्रोमाटिन। ओके, देन अब हम ज़रा थोड़ा सा न्यूक्लियस से आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये जो क्रोमाटिन मटेरियल है ये सारा न्यूक्लियस इस तरह से आपको राउंड शेप में नज़र कब आता है, बिफोर सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। ओके, अब फॉर एग्जांपल आप फर्ज करें कि यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज़ में चला जाता है। ओके, तो अगर हम बात करें कि चलो डिवाइडिंग सेल से बात करने में पहले मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताऊँ, न्यूक्लियोलस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, सो अब जब भी सेल को न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है तो जब हम डाई यूज़ करते हैं डिफरेंट कलर की, ताकि जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है या सेल के जो पार्ट्स हैं वो इजीली हमें नज़र आ सके, क्योंकि सेल का कोई कलर नहीं होता एक्चुअल। सो हम उसके तमाम पार्ट्स को, तमाम ऑर्गेनेलीज को विजिबल करने के लिए क्या करते हैं, ताकि माइक्रोस्कोप में या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें वो ईजिली नज़र आ सके, तो हम वहाँ पर स्टेन यूज़ करते। तो जब स्टेन यूज़ किया डिफरेंट साइंटिस्ट ने, तो वहाँ पर एक डार्कली स्टेन्ड जो है वो पोर्शन नज़र आया न्यूक्लियस के अंदर, एक तरफ डार्क स्टेन पोर्शन नज़र आया, उसको कहा जाता है स्टूडेंट न्यूक्लियोलस, इसको कहते हैं डार्क स्टेन स्ट्रक्चर। ओके, अब न्यूक्लियोलस की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती,
ओके जैसे हमने देखा ना यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, लेकिन न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ एक ये डार्क डब्बा नुमा जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, एक डब्बा सा लगा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, तो इस तरह ये नज़र आता है हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ओके अब न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस में RDNA यानी कि राइबोसोमल DNA या rRNA बनाने वाला जो DNA होता है स्टूडेंट वो पड़ा होता है। ओके अब यहाँ पे है rRNA। ओके अब ये rRNA क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये बनाएगा राइबोसोम, इसके अंदर राइबोसोम्स होता है और DNA होता है। ओके तो ये rRNA क्या बनाएगा, राइबोसोम बना देगा। ओके तो जो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है वो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है। ओके जो राइबोसोम बनता है स्टूडेंट वो कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। ओके तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये हम किसको बोल रहे हैं, ये हम स्टूडेंट बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस को, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम बनता है। अब जब राइबोसोम बन गया तो आपको पता है कि जो प्रोटीन है वो कहाँ पे बनती है, साइटोप्लाज्म में बनती है। ओके ये आप कंसीडर करें कि ये क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है। ओके अब क्या होगा, ये राइबोसोम न्यूक्लियस से बाहर आएगा और ये साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करेगा। तो साइटोप्लाज्म में आएगा कहाँ से, ये इन न्यूक्लियर पोर जो है वो इनसे गुजर के आएगा। ओके अब आपको समझ आ गई कि न्यूक्लियर पोर की जो है वो क्या यहाँ पे जिम्मेदारी है, क्या वो काम सर अंजाम देते हैं। ओके सो हम इसे कहेंगे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम। और ये राइबोसोम आपको पता है 2 सब यूनिट होते हैं इसके, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। ओके सो आपको क्लियर हो गया न्यूक्लियोलस क्या है और कहाँ होता है। ओके एंड देन अब हम आ जाते हैं क्रोमाटिन मटेरियल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे है क्रोमाटिन मटेरियल। ओके बिफोर सेल डिवीजन। अब आपको पता है सेल ने जब 1 से 2 में कन्वर्ट होना होता है तो क्या होता है, उनके अंदर डिवीजन होती है, डिवाइडिंग फेज में चला जाता है। तो जब स्टूडेंट सेल डिवाइडिंग फेज में जाता है तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला क्रोमाटिन मटेरियल, ये चेंज हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर। ओके अब ये जो बारीक से थ्रेड्स होते हैं ये इनके अंदर थोड़ी मोटाई आ जाती है। ओके और ये क्रोमाटिन मटेरियल चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में, इस वजह से हमें ये प्रॉपर न्यूक्लियस नज़र नहीं आता, होता ज़रूर है, हम ये नहीं कहेंगे गायब हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल न्यूक्लियस है क्या, क्रोमोसोम ही तो है, क्रोमाटिन मटेरियल ही तो है उसके अंदर। ओके तो ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है यानी कि इससे आगे का ये प्रोसेस जो मैंने लिखा हुआ ये सेल डिवीजन। ओके अब सेल डिवीजन यहाँ पे होल प्रोसेस नहीं है, बट ये हम बात करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं हमें न्यूक्लियस के अंदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिखती हैं। ओके क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ सके। ओके सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमाटिन फाइबर या क्रोमाटिन मटेरियल या क्रोमाटिन थ्रेड्स हम कह सकते हैं चेंज हो जाता है इनटू क्रोमोसोम, या इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। अब एक्चुअली ये क्रोमोसोम जो है वो एक होता है, लेकिन क्या करता है ये अपने जैसी कॉपी बना लेता है। ओके तो अपने जैसी जब ये कॉपी बना लेता है स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्रोमोसोम से क्या कहेंगे, क्रोमैटिड। ओके अब जब इसने अपने जैसी सेम कॉपी तैयार कर ली तो ये इसका क्या हो गया, सिस्टर क्रोमाटिड। ओके अब आपको समझ आ गई कि सिस्टर क्रोमाटिड क्या चीज़ है। ओके कि क्रोमोसोम अपने जैसी कॉपी तैयार कर लेता है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ओके अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर के साथ। ये क्या है, ये है स्टूडेंट सेंट्रोमेयर। ओके यानी कि वो पोजीशन जहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड्स अटैच होते हैं। ओके इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और ये वही सेंट्रोमेयर है जिसके साथ स्पिंडल फाइबर आगे अटैच होते हैं जब मियोसिस और माइटोसिस हो रही होती है। ओके जब क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे होते हैं। एक्चुअली जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस का मतलब क्या है, क्रोमोसोम की डिवीजन होती है। ओके स्टूडेंट्स तो अब ये है सिस्टर क्रोमेटिड। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात करूँगी आप यहाँ पे कि क्रोमोसोम्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने होते हैं। ठीक है अब क्रोमोसोम से पहचान होती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो आप सबको पता होगा ह्यूमन में कितने जो हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है
अगर हम बात करें ह्यूमन की, क्रोमोसोम कितने होते हैं 46 और पेयर कितने होते हैं 23। ओके, ये पेयर हैं और ये सिंगल अगर हम लिखेंगे तो ये 46 टोटल होते हैं। ओके, तो इस तरह के ह्यूमंस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक आपने हाउस फ्लाई देखी होगी जिसको हम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते हैं। ठीक है, जिसको आमतौर पे हम हाउस फ्लाई भी कहते हैं। उसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं और अगर पेयर की बात करें स्टूडेंट्स तो कितने हुए 4 पेयर्स। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट, इसी तरह फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर जो है वो 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, चैंपियंजी है, उसके अंदर जो है 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है या क्रोमोसोम्स के नंबर है वो डिफरेंट होते हैं। ओके, सिंगल होगा तो उसको हम हैप्लॉइड कहेंगे, डबल होगा तो उसको हम डिप्लॉइड कहेंगे। ओके, और डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस के तमाम सेल्स के अंदर, और जो जर्म सेल होता है एग और स्पर्म, उसके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 1n 23n। ओके, 23 पेयर की सूरत में नहीं होंगे बल्कि 23 का हाफ हो जाएंगे तो ओनली 23 रह जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे जर्म सेल के अंदर, एग एंड स्पर्म के अंदर। ओके, बाकी ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे 46 और 23 पेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करती जाऊँ, क्रोमोसोम की तरफ हम दोबारा से आते हैं कि अब ये जो क्रोमाटिन और क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रोमाटिन मटेरियल एंड क्रोमोसोम्स, तो आप क्या जवाब दोगे? ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, एक्चुअली जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम ही है, बट बिफोर सेल डिवीजन ये क्रोमाटिन मटेरियल कहलाता है। जब सेल डिवीजन में चला जाता है तो यही क्रोमाटिन मटेरियल चेंज हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स। तो होप सो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इनमें एक्चुअल डिफरेंस कुछ नहीं है। ओके, सिर्फ इनकी बनावट है, चेंज हो जाती है थोड़ी सी। ओके, सो अब अगर हम क्रोमोसोम्स को मज़ीद डिटेल के अंदर देखें तो क्या होता है क्रोमोसोम्स का, अगर मैं एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँ, एक क्रोमाटिड इसका ले लूँ, तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स होता है डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, एक्चुअली क्रोमोसोम क्या है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्या होता है डीएनए होता है। अब यहाँ पे हम इसी डीएनए मॉलिक्यूल को थोड़ा सा और खोल के देखते हैं या थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या होता है, ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और ये इस तरह से यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अभी आपको जो 4 डॉट्स नज़र आ रहे हैं या स्फीयर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये हिस्टोन होता है। ओके, हिस्टोन ने इसको टाइटली रैप किया होता है किसके ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर, यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है। ओके, उसको क्रोमोसोम के ऊपर लाने के लिए या क्रोमाटिन मटेरियल पे लाने के लिए टाइटली पैक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हाईली पॉजिटिव प्रोटीन होती है, ये टोटली रैप कर देती है क्रोमोसोम्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल छोटा सा इनविजिबल होता है। ओके, इवन कि हमारा सेल भी इनविजिबल है, आप एक सेल को नहीं देख सकते सिवाय एग सेल के, जो कि हम कहते हैं कि अगर आप हैन का एग देखो तो आप देख सकते हो, डक का देखो आप देख सकते हो। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ जो स्पैरोज़ हैं, तो मुख्तलिफ और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके एग्स आपको नजर आते हैं। वो एग एक्चुअली क्या है, एक सिंगल सेल है। ओके, आप उसको देख सकते हो लेकिन आप आम आँख से डीएनए नहीं देख सकते, बट ये इतना बड़ा होता है कि आप इसे कोई 1000 बुक लिखेंगे और हर बुक के एक पेज के ऊपर 500 वर्ड्स होंगे। 1000 पेज की एक बुक होगी और हर पेज पे 500 वर्ड्स होंगे, इतना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको बिल्कुल छोटा सा नेचर ने बना दिया है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। टाइटली इसके ऊपर कॉइल करता जाएगा, रैप करता जाएगा, छोटा सा बन जाएगा। ओके, सो तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये हिस्टोन प्रोटीन है, थोड़ा सा डीएनए होता है, फिर ये हिस्टोन प्रोटीन आ जाता है, इसी तरह चलता रहेगा और ये हिस्टोन प्रोटीन के पार्टिकल्स जो है इसमें आते रहेंगे। ओके, अब स्टूडेंट आप डीएनए, हिस्टोन एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, एक प्रोटीन है। ओके, अब प्रोटीन प्लस डीएनए क्या होता है? ओके, प्रोटीन प्लस डीएनए इज इक्वल टू क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम। तो अब आपको पता चल गया कि क्रोमोसोम किससे मिलके बनते हैं, ये बनते हैं जी डीएनए और
प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। ओके, ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आपके आइंदा आने वाली जो क्लासेस है उनके अंदर भी इसको दोबारा से आपको पढ़ने को ये लेक्चर मिलेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपने एक चीज़ के बारे में अब देखें कि जो न्यूक्लियस है वो किस तरह से कंट्रोल करता है सेल को, या फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस किस तरह से कंट्रोल करता है। लाइक उसके ऊपर एक्चुअली जो डीएनए है क्रोमोसोम के ऊपर, उसमें होते हैं जीन्स जो कंट्रोल करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, अब वो जीन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे कर रही हूँ डीएनए के। ओके, अब ये टुकड़े जो हैं एक्चुअली क्या हैं स्टूडेंट्स, ये जीन है। इसके ऊपर तमाम इंफॉर्मेशंस होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कि वो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है या वो कोई एनिमल है, प्लांट का सेल है, तो तमाम इंफॉर्मेशन इस डीएनए पे और डीएनए से इस जीन पे होती है। ओके, जीन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए या फिर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट कंट्रोल द हेरिडिटी एक्टिविटीज़। ओके, ये तमाम हेरिडिटी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी ह्यूमन की आइज़ का कलर है। ओके, अब जो उनके नेक्स्ट बच्चे होंगे उनके आइज़ का कलर अपने पेरेंट्स पे जाएगा, तो पेरेंट्स से किस तरह से जाता है? इन जीन के थ्रू। ओके, जब वो अपने जर्म सेल्स जो हैं उनको डोनेट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो होता क्या है, एग और स्पर्म जब फ्यूज़ होते हैं तो एक्चुअली क्या फ्यूज़ हो रहा होता है? हमारा डीएनए फ्यूज़ हो रहा होता है। ओके, और डीएनए के अंदर ये जीन्स और डीएनए के अंदर ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमेटिन मटेरियल। ओके, ये तमाम इंफॉर्मेशंस पेरेंट फादर से और पेरेंट मदर से लेके जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, और ये जीन के थ्रू जाती हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल द हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस और हेरिडिटी एक्टिविटीज़। ओके, सो अब यहाँ पे आप अगर देखें कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड जीन, तो क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है, सिवाय कि डीएनए भी हेरिडिटी मॉलिक्यूल है। ओके, और जीन क्या है? वो भी हेरिडिटी मटेरियल है और पार्ट ऑफ डीएनए है, दोनों ही क्रोमोसोम पे होते हैं। ओके, तो एक्चुअल क्रोमोसोम भी क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल ही तो है और प्रोटीन से मिलके बना है, चीज़ें वही हैं, बस कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें तो आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, सो अब आपके यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से होप सो आपके तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट वो क्लियर हुए होंगे कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो किस तरह से काम करता है और क्या उसका फंक्शंस है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए स्टूडेंट्स आपने अपनी जो नोट्स हैं उनको आपने जो है वो पढ़ना है और आपको इंशाल्लाह तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें लिखी हुई तमाम जो लाइन्स हैं वो समझ आ जाएंगी। ओके, सो इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लेक्चर रह गया है इस टॉपिक का, जो कि बहुत ही सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, इंशाल्लाह उस लेक्चर को भी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपको इस तरह के लेक्चर मेरे डेली चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।